I'm still unable to share my screen, Anita. सर जस्ट अ सेकंड वो हो रहा है एक मिनट. No worries. Take your time. लाइव स्ट्रीमिंग अगर शुरू हो गया है तो I can begin without. Yeah, done sir. Yeah, done. Okay. So share screen, desktop. Yeah. Thank you. You may drop now and I can continue. I'll turn off the meeting whenever it's done. Yeah. Yes sir. Bye. Okay, ji. Bye. Great. So friends, today's class is really, really important. So pay very, very close attention. So what motivated me to keep this class is in one of the batches for training that came to me last week. So they were very experienced JavaScript developers, बहुत experienced developers थे और उन्होंने 5 साल 6 साल का उनको experience था, पूरा टीम थे, लेकिन टेस्टिंग उनका बिल्कुल जीरो था, जो कि बड़े प्रोडक्ट्स में चलता ही नहीं, राइट? अगर कोई भी एक बड़ा कोड बेस मेंटेन रख रहे हैं, खास करके प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज, तो उन्हें टेस्टिंग चाहिए टू गारंटी कि हम एक दूसरे के कोड को ब्रेक नहीं कर दे, थिंग्स आर वर्किंग एज एक्सपेक्टेड, अपडेट्स हम कॉन्फिडेंटली पब्लिश कर सके. सो टेस्टिंग लगभग सारे बड़े प्रोडक्ट कंपनीज, बड़े या छोटे प्रोडक्ट कंपनीज करते हैं किसी न किसी लेवल में. इन लोगों को टेस्टिंग बिल्कुल नहीं आता था. मैंने 10 क्वेश्चंस पूछे टेस्टिंग से रिलेटेड एंड उनमें से एक का भी आंसर नहीं कर पाए ये लोग. और इन सब ने अलग अलग कोर्सेज भी किए, बहुत सारे यूट्यूब वीडियोस भी देखे टेस्टिंग पे, पर इन्हें क्लिक नहीं हुआ कि ये टेस्टिंग है क्या. तब मुझे समझ आया कि प्रॉब्लम क्या है. प्रॉब्लम ये है कि दे डोंट हैव द बिगर पिक्चर, राइट? मेरे टीचिंग मेथोडोलॉजीज, मैंने 3 दिन का ओरिएंटेशन लिया उनका और उसके बाद से दे आर लाइक सीजन्ड टेस्टर्स. बहुत अच्छे से टेस्टिंग कर रहे हैं, उनको मजा आता है टेस्टिंग करने में एंड दे आर रियली गुड एट इट. सब आउट ऑफ इंडिया के बच्चे थे. सो the reason my training is so effective is I follow a very specific way of teaching. मैं पहले एक बड़ा पिक्चर दे देता हूँ. आई गिव हाउ एवरीथिंग फिट्स टुगेदर. एक 10,000 फीट ऊपर से एक व्यू दे देता हूँ पूरा जो भी हम सीखने वाले हैं. टेस्टिंग इज अ वास्ट सब्जेक्ट. इट्स अ सब्जेक्ट इन इटसेल्फ, राइट? अगर एक कोर्स, एक पूरा एक वर्कशॉप हो तो उसमें इट डिजर्व्स अ कंप्लीट कोर्स, राइट? तो अगर हम इंपॉर्टेंस समझ जाए कि टेस्टिंग क्यों जरूरी है और जो मेजर टाइप्स ऑफ टेस्टिंग होता है, यूनिट टेस्टिंग, इंटीग्रेशन टेस्टिंग, एंड टू एंड टेस्टिंग, ये है क्या, अगर हम छोटे छोटे टेस्ट लिख लें टू एक्सपीरियंस दैट, और फिर उसके बाद जो टेस्ट डबल्स होते हैं जिसमें सबसे ज्यादा लोग कंफ्यूज्ड होते हैं, लाइक मॉक्स, स्पाइस, ये सब क्या होते हैं, फेक्स क्या होते हैं, डमीज क्या होते हैं, तो ये पांचों टेस्ट डबल्स के अगर हम कॉन्सेप्ट को सीख ले तो टेस्टिंग विल बी रियली इजी. उसके बाद आप केवल जेस्ट का डॉक्यूमेंटेशन पढ़ लीजिए एंड यू विल बी गुड टू राइट टेस्ट्स. ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद इंपॉर्टेंस ऑफ ऑटोमेटेड टेस्टिंग. मैं ये नोट्स बीच में जब भी ब्रेक होगा तब आप सबके साथ शेयर करूंगा, स्लैक में भी, जूम में भी, और अगर कुछ लोग यूट्यूब में देखते हैं अभी या फ्यूचर में तो उनके लिए भी आई विल बी शेयरिंग इट. So don't worry about the notes, just be with me, okay? आज अगर आप थोड़ी देर, अभी जितनी भी देर हमारे मास्टर क्लासेस चलती है, आज पार्ट 1 ऑफ द टेस्टिंग, आप अगर अच्छे से ध्यान दे देते आपको सेकेंड पार्ट करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, है ना? आपके एक बार फंडामेंटल्स जब क्लियर हो जाएंगे, एवरीथिंग एल्स विल बी इजी फॉर यू. और एक बात, मैं जहाँ रहता हूँ वहां पे पुणे में मुल्शी साइड में अभी बहुत तेज हवाएं चल रही है ना? एंड बारिश आने के भी पूरे चांसेस लग रहे हैं. तो इन केस मेरा इंटरनेट डिस्कनेक्टेड हो जाता है तो डोंट वरी, आई विल जॉइन बैक. मेरे पास बहुत सारे बैकअप डिवाइसेस है. आई विल जॉइन बैक बाय सम. तो हो सकता है 1-2 मिनट का अगर कॉल ड्रॉप हो जाता है, जस्ट नो दैट इट्स बिकॉज ऑफ द वेदर कंडीशंस. ओके,
तो इंपॉर्टेंस ऑफ ऑटोमेटेड टेस्टिंग्स हम वन बाय वन पॉइंट्स देख लेते हैं जो मैंने जॉट डाउन किया है. If tests are not automated, then we end up manually inspecting every feature in every release. And the manual approach is unstable and it's easier to make mistakes. एक सॉफ्टवेयर के लाइफ साइकिल में बहुत सारे रिलीजेस होते हैं. या तो आप एवरी वीक एक मेजर एक रिलीज करते हैं या एवरी 15 डेज में करते हैं. एंड दैट रिलीज कंप्राइजेस ऑफ लॉट्स ऑफ कमिट्स. बहुत सारे डेवलपर्स ने बहुत सारे फाइल्स में चेंजेस किए हुए होते हैं, राइट? तो अगर हमारे टेस्ट ऑटोमेटेड नहीं है, टेस्ट तो करना पड़ेगा ना. हम बिना टेस्ट किए या गारंटी किए कि कोड इज वर्किंग एज एक्सपेक्टेड, द फीचर्स आर वर्किंग एज एक्सपेक्टेड, हम प्रोडक्ट शिप तो कर नहीं सकते. तो अगर ऑटोमेटेड टेस्ट नहीं होगा तो हमें वो टेस्ट मैनुअल करने पड़ेंगे. और जैसे जैसे प्रोडक्ट और फीचर बढ़ते जाएंगे, जैसे जैसे यूनिट्स आपके प्रोडक्ट में बढ़ते जाएगा, वैसे वैसे ये बहुत अनस्केलेबल अप्रोच है. कितना कितना टेस्ट कर सकता है एक इंसान, राइट? या फिर एक टीम. और इसमें मिस्टेक्स के चांसेस भी हमेशा ज्यादा रहती है. ह्यूमंस इस टाइप की एरर जरूर कर सकते हैं. तो अगर हम किसी तरीके से ऑटोमेट कर दे टेस्टिंग को, कि जब भी एक नया फीचर रिलीज हो रहा है या फिर जब भी कोई डेवलपमेंट कर रहा है, तो एक टेस्ट ऑटोमेटिकली रन हो रहा है कि हमारे सारे फीचर्स आर वर्किंग एज एक्सपेक्टेड. ये हो गई पहली बात, क्योंकि मैनुअल टेस्टिंग अनस्केलेबल है. मैनुअल टेस्टिंग आर प्रोन टू मोर मिस्टेक्स. ये पहला पॉइंट हो गया. फिर in automated tests, we have a piece of code that does the verification for us. Automated tests interface with our application to perform actions and compare the actual result with the expected output we have previously defined. ठीक है? तो ये बेसिकली जो चीज मैनुअली हो रहा था उसी चीज को एक मशीन कर रहा है. If we are working on a new feature or fixing an existing bug, passing tests for the existing features makes us more confident that our code is not causing any regressions. ठीक है? तो हमसे पहले जिसने भी कोड लिखा, उन्होंने अगर टेस्ट लिखा है अच्छे से, और हम एक नया फीचर बना रहे हैं और वो सारे टेस्ट अच्छे से पास हो रहे हैं, तो वी कैन बी मोर कॉन्फिडेंट कि हम किसी और के कोड को नहीं तोड़ रहे. अगर आपने कुछ भी थोड़े भी बड़े टीम पे काम किया तो आपको पता है कि रिग्रेशन एक बहुत बहुत बड़ा इशू होता है. कई बार प्रोडक्ट्स के रिलीज डिले हो जाते हैं बिकॉज ऑफ रिग्रेशन, कि एक फीचर तो बनाया पर उसने 5 और फीचर्स तोड़ दिए, राइट? अगर हमसे पहले जिन्होंने कोड पे काम किया है वो अच्छा टेस्ट लिखते हैं, उन्होंने अच्छे से टेस्ट लिखा है, यूनिट टेस्ट लिखा है, इंटीग्रेशन टेस्ट लिखा है, we can be very confident, we can be much more confident कि हम किसी और के काम को नहीं तोड़ रहे. The more tests we have and the closer these tests resemble what the real users do, the more reliable they become. बिल्कुल आसान बात है. मुझे लग रहा है ये 3-4 पॉइंट से ही आपको इंटरेस्ट आ गया कि टेस्ट तो काम की चीज है. इट्स नॉट जस्ट एन ओवरहेड, इट्स नॉट जस्ट अ रिक्वायरमेंट, पर ये सचमुच काम की चीज है. Tests decreases the time it takes to get feedback on the code we write and therefore make it quicker to fix mistakes. ये बहुत important point है, मैं समझाऊंगा. Not having automated tests will cause us to write too much code before checking whether the feature works. And most of the time, by the time we do release that code, the code is so buggy and it's too late. We have already written too much code and there are more places for bugs to hide. टेस्ट्स में क्या होता है फ्रेंड्स, आप 10 लाइन कोड लिख रहे हो, आपने 5 लाइन ही कोड लिखा मान लीजिए, टेस्ट रन हुआ और वो फेल हो गया, आपको इमीडिएट एक बहुत अच्छा फीडबैक मिल जाता है. यूजुअली टेस्ट्स के जो मैसेजेस होते हैं वो बहुत डिस्क्रिप्टिव होते हैं और आपको पता चल जाएगा कि आपने क्या गलती की है. तो इट विल बी वेरी इजियर टू कैच बग्स as you write code and to fix them. Getting what I'm saying?
लेकिन अगर मान लीजिए आप टेस्ट ड्रिवन डेवलपमेंट नहीं कर रहे हैं, या फिर आप जब कोड लिख रहे हैं, कमिट कर रहे हैं, सेव कर रहे हैं, तो कोई टेस्ट रन नहीं हो रहा है, आप टाइमली टेस्ट रन नहीं कर रहे हैं, या फिर आपके प्रोजेक्ट में टेस्ट है ही नहीं, तो आप बनाते जाओगे बनाते जाओगे बनाते जाओगे, सैकड़ों या हजारों लाइंस ऑफ कोड लिख दोगे, और बाद में क्यूए टीम में से कोई आपको बताएंगे भाई आपने तो इतने सारे रिग्रेशन कर दिए। पर तब तक आपको कैसे पता चलेगा कि आपके कौन से लाइंस ऑफ कोड रिग्रेशन कर रहे हैं? और क्योंकि इतना सारा कोड आपने लिख दिया है, इतना सारा चेंजेस आपने ऑलरेडी कर डाला, तो तो फिर बहुत हार्ड हो जाता है एक एक बग्स को ढूंढ के निकालना। हम डेवलपर्स ढूंढ तो लेते हैं, पर ये बहुत हार्ड हो जाता है, बहुत टाइम इसमें वेस्ट हो जाता है। लेकिन अगर टेस्टिंग को, ऑटोमेटेड टेस्टिंग को आपके डेवलपमेंट में इंटीग्रेट कर दिया गया है, इफ इट्स अ पार्ट ऑफ योर डेवलपमेंट प्रोसेस, तब पांचवें लाइन लिखते साथ आपको पता चल जाएगा आपने ये लाइन में कुछ ना कुछ ब्रेक किया, राइट? आपको बहुत फास्ट फीडबैक मिलता रहेगा जो आप कोड लिखते हो उस पर, अगर टेस्ट्स प्रॉपरली आपके एप्लीकेशन में शामिल है, इंटीग्रेटेड है। Very good. It's a very important point. So even if we maintain a checklist of test cases for manual testing, we will have the overhead of keeping that documentation always up to date. Humans are bad at performing repetitive tasks and machines are good at it. Again, same बात, अगर आप ऑटोमेटेड टेस्ट नहीं कर रहे हो तो मैनुअल टेस्ट करोगे, मैनुअल टेस्ट कर रहे हो तो आपको एक चेकलिस्ट मेंटेन करना पड़ेगा कि ये फीचर इस तरह से काम करना चाहिए, और ये आपको बार बार हर रिलीज में, या फिर हर कमिट में, या हर मर्ज रिक्वेस्ट के बाद आपको ये चीज करना पड़ेगा, ये सारी चीजें टेस्ट करनी पड़ेगी, ठीक है? इट्स एन ओवरहेड, it's a time consuming process, and humans are not very good at doing repetitive tasks. इसके लिए machines अगर ये काम करे repetitive tasks, so it's much better. Tests are excellent for collaborative development. Okay, when a programmer adds automated tests to their features, everyone else benefits. The other developers don't need to ask them how to test their changes. Even if our changes are built on top of theirs, we can be assured that we are not breaking any of their work. अब देखिए, दूसरे का कोड जो लिखा हुआ होता है वो यूजुअली पढ़ना थोड़ा मुश्किल होता है, राइट? अब मान लीजिए हम कुछ एक फीचर बना रहे हैं और हमारे बाद फिर कुछ और लोग उस फीचर के ऊपर और फीचर्स बनाएंगे। हमने 1000 लाइंस ऑफ कोड लिखा, उन कोड को यूज करके दूसरे डेवलपर्स और हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ लाइंस ऑफ कोड लिखेंगे। हम जब बहुत अच्छे से टेस्ट लिखते हैं हमारे फीचर्स का, हमारे फंक्शंस का, हमारे क्लासेस का, हमारे ऑब्जेक्ट्स का जो हम बना रहे हैं, तो फिर वो एक काइंड ऑफ डॉक्यूमेंटेशन काम करता है फॉर फ्यूचर डेवलपर्स। जो जो डेवलपर्स बाद में उस पर्टिकुलर हमारे लिखे हुए कोड पे काम करेंगे, उनको एक बड़ा अच्छा डॉक्यूमेंटेशन मिल जाता है कि कोड कर क्या रहा है। क्योंकि आप देखेंगे जब हम टेस्ट लिखते हैं तो हम बहुत डिस्क्रिप्टिव वे में लिखते हैं कि वो टेस्ट कर क्या रहा है, फंक्शंस क्या एक्सपेक्ट कर रहा है, फंक्शन से हम क्या एक्सपेक्ट करें, फिर वो डेटा फ्लो वगैरह बड़ा अच्छे से समझ में आ जाता है। और दूसरा डेवलपर जो डेवलपमेंट करेगा, दे कैन बी श्योर एंड वी कैन बी श्योर कि वो हमारे कोड को नहीं तोड़ रहा है, वो हमारे फंक्शनैलिटी जो हमने इम्प्लीमेंट किया है उसको किसी तरीके से ब्रेक नहीं कर रहे हैं, राइट? और फिर मैंने जो लास्ट पॉइंट लिखा है, और भी बहुत सारे फायदे हैं, मैंने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स नोट डाउन किए सो दैट आपको समझ में आए कि टेस्टिंग क्यों एनफोर्स करते हैं सारे सीनियर डेवलपर्स। ओके, जूनियर डेवलपर्स ऑफन कंप्लेन करते हैं कि क्यों करे, इट्स एन ओवरहेड, बट नो, यू शुड अंडरस्टैंड कि टेस्टिंग क्यों जरूरी है। इट गारंटीज, इट्स अ सॉर्ट ऑफ अ गारंटी कि हम किसी और का कोड नहीं तोड़े, कोई और हमारा कोड नहीं तोड़े, एंड फंक्शनैलिटी इज वर्किंग एज एक्सपेक्टेड। और वो हम देखेंगे अभी एक एग्जांपल के साथ। एक फुल स्टैक मैंने एप्लीकेशन बनाया आपके लिए, कल ही बनाया मैंने, एंड वी विल बी टेस्टिंग दैट, राइट? एंड या क्योंकि हम लाइव कोडिंग करेंगे आज कुछ, एंड मुझे बहुत टाइम नहीं मिला इसे फाइन ट्यून करने का, तो हो सकता है हम कहीं अटक भी जाए, नेवर माइंड, हम मिलके सॉल्व करेंगे।
लाइव कोडिंग में होता है ऐसा. So initially writing tests may be time consuming, but more we run it, the more value we extract from it. As the time passes, the number of features increases in our application. The efforts involved in manual testing grows much quicker than automated tests. The longer the life cycle of a project, the more critical test becomes. एक प्रोजेक्ट जितना लंबा चलने वाला, ये कारण है कि जो सर्विस बेस्ड कंपनीज होती है ना, वो लोग टेस्ट्स को इतना ध्यान नहीं देते. उनके टू डू लिस्ट में हमेशा रहता है, पर कभी वो इसको प्रायोरिटाइज नहीं कर पाते, क्योंकि उनका लाइफ साइकिल जो है एक डेवलपमेंट का वो बड़ा छोटा होता है कि भाई 6 महीने में या 4 महीने में हमें ये प्रोजेक्ट बना के उनको दे के फ्री हो जाना है, राइट. लेकिन एक प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी जो है, उससे तो इस कोड बेस को सालों तक संभालना है, राइट. क्योंकि उसका लाइफ साइकिल बड़ा है, इसलिए टेस्ट ज्यादा वैल्यूएबल हो जाते हैं, क्योंकि जैसे जैसे फीचर्स ऐड होते जाते हैं, जैसे जैसे आपके ऐप में, आपके प्रोडक्ट में फीचर्स ऐड होते जाते हैं, वैसे वैसे ऑटोमेटेड टेस्ट का रिजल्ट आपको मिलना शुरू हो जाता है. वो आपका टाइम बचाना शुरू कर देता है. वो आपके प्रोडक्ट को ज्यादा रिलायबल, ज्यादा गारंटी के साथ शिप करने का आपको कॉन्फिडेंस दे देता है. एक्चुअली सर्विस बेस्ड कंपनीज बहुत सारे यूज नहीं करते टेस्टिंग को, पर अगर वो अपने कल्चर में ये टेस्ट ड्रिवन डेवलपमेंट ले आए, तो उनके प्रोडक्ट की क्वालिटी मच मोर रिलायबल होगी. बड़े क्लाइंट्स उनसे ज्यादा कनेक्ट करना चाहेंगे, क्योंकि वो हर एक प्रोडक्ट को टेस्ट करके भेजते हैं, उनका रेप्यूटेशन इंक्रीज होगा. इनिशियल ओवरहेड जरूर होगा, पहले महीने में ऐसा लगेगा कि हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, पर जैसे जैसे फीचर्स ऐड होते जाएंगे, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता जाएगा. मैंने एक्सपीरियंस किया, मैंने 3 days के अंदर 3 full day का बूट कैंप लिया, और जितने भी बच्चे थे सब एब्सोल्युटली एक्सपर्ट हो गए टेस्टिंग में, राइट. सो इट डज नॉट टेक मच एफर्ट, बहुत बहुत इजी वे में बहुत अच्छे से टेस्टिंग सीख सकते हैं. और इसके लिए स्किल एज का जो फुल स्टैक करिकुलम है, उसमें भी स्किल एज ने टेस्टिंग इंक्लूड किया है. बहुत कम फुल स्टैक डेवलपमेंट के क्लासेस है जो टेस्टिंग एज अ पार्ट ऑफ देयर करिकुलम सिखाते हैं, लेकिन वी डू दैट. हम फुल स्टैक करिकुलम में भी अपने जो बिगिनर लेवल का करिकुलम है, उसमें भी हम जावास्क्रिप्ट टेस्टिंग और रिएक्ट टेस्टिंग सिखाते हैं. And that includes everything. It includes unit testing, it includes integration testing, and includes end-to-end testing. अब आपने ये तीनों शब्द सुन तो बहुत लिए, पर ये होता क्या है उसको एक प्रैक्टिकल एग्जांपल से देखते हैं. ये जो मैंने एक छोटा सा डायग्राम बनाया है, इसको देख के समझने की कोशिश करिए. I'll give you a minute. Take your time to process this diagram before we proceed. जब ये मॉनसून होता है ना, मेरे लिए चश्मा पहनना बड़ा मुश्किल हो जाता है. इतने सारे वो भाप आ जाते हैं ना इसमें, मॉइस्चर इतना आ जाता है, पहन ही नहीं पाता मैं. तो देखिए, एक बाईसाइकिल का एग्जांपल आप कंसीडर करिए. टेक एग्जांपल ऑफ अ बाईसाइकिल. उसमें बहुत सारे छोटे छोटे यूनिट्स होते हैं, जैसे एक चेन होता है, उसमें एक चेन का यू नो रिंग होता है जो जिसके ऊपर चेन लगता है, पैडल्स होते हैं, टायर्स होते हैं, हाँ, कुछ कनेक्टर्स होते हैं, बहुत सारे छोटे छोटे यूनिट्स होते हैं एक साइकिल बनाने के लिए. और ये बहुत जरूरी है कि हर एक यूनिट अपने आप में कंप्लीट हो, ठीक से काम करे. चेन मतलब चेन शुड बी फ्लेक्सिबल, वो कनेक्टेड होने चाहिए, स्ट्रांग होने चाहिए, राइट. जो जो फीचर्स चेन के हैं, एक चेन को जिस तरह से फंक्शन करना चाहिए, उस तरह से हर एक चेन को फंक्शन करना जरूरी है. हर एक यूनिट का जो एक्सपेक्टेड आउटकम है, हर एक यूनिट का जो एक्सपेक्टेड काम है, they are expected to do that, they should do that, they must do that, right. यूनिट टेस्टिंग वही होता है कि आपके एप्लीकेशंस के जो छोटे छोटे यूनिट्स है, चाहे वो एक ऑब्जेक्ट हो, चाहे वो एक फंक्शन हो, चाहे वो एक मेथड हो, राइट, चाहे कोई भी एक्शन हो, वो छोटे छोटे यूनिट्स का जो
रिक्वायरमेंट है, जो काम है, वो अपना काम को सही तरीके से करे, राइट? ये एक यूनिट टेस्टिंग उसको बोलते हैं, जब हम छोटे छोटे यूनिट्स को, स्मॉलेस्ट पॉसिबल यूनिट्स ऑफ आवर एप्लीकेशन को टेस्ट करते हैं। इंटीग्रेशंस क्या होता है? यूनिट्स आपस में कैसे तालमेल कर रहे हैं, पहली बात, और दूसरा थर्ड पार्टी सर्विस जो है, मान लीजिए लोकल स्टोरेज से आपका कोई एक फंक्शन इंटरेक्ट कर रहा है, तो वो आपके उस लोकल स्टोरेज से कैसे कैसे इंटीग्रेट कर रहा है, कैसे इंटरेक्ट कर रहा है, राइट? डेटाबेस से कैसा उसका तालमेल है। फिर बहुत सारी चीजें हो गई, लाइक थर्ड पार्टी सर्विस यूज कर रहे हैं कुछ, उससे वो कितने अच्छे तरीके से इंटीग्रेट कर रहा है। दोज आर टर्म्ड एज इंटीग्रेशन टेस्ट्स। अब साइकिल के एग्जांपल में देखो, तो आपने चेन रिंग तो बना लिया और चेन भी बना लिया, पर क्या ये चेन ठीक से रिंग पे बैठ रहा है? ये भी तो टेस्ट करना पड़ेगा। दो कंपोनेंट्स या एक कंपोनेंट और एक थर्ड पार्टी सर्विस क्या आपस में तालमेल में काम कर पा रहे हैं? समझ में आ रही है बात? सो दैट इज इंटीग्रेशन टेस्टिंग। जब हम या तो अपने कोई एक यूनिट को दूसरे यूनिट के साथ कैसे इंटीग्रेट कर रहे हैं उसको टेस्ट करते हैं, या फिर कोई थर्ड पार्टी सर्विस के साथ, या डेटाबेस के साथ, या लोकल स्टोरेज के साथ, या किसी भी चीज के साथ, एपीआई के साथ वो कैसे इंटरेक्ट करता है, कैसे इंटीग्रेट करता है, जब हम वो टेस्ट करते हैं उसे कहते हैं इंटीग्रेशन टेस्ट। और बिल्कुल चिंता मत करना अगर 100% समझ में नहीं आ रहा है, हम अभी एग्जांपल्स देखेंगे इसका, ठीक है? एंड टू एंड टेस्ट क्या होता है? एक बार जब आप साइकिल बना लिया आपने, तो वो साइकिल एज अ होल ठीक से काम कर रहा है या नहीं कर रहा? ठीक है, चेन और चेन रिंग आपस में अच्छे से इंटीग्रेट कर रहे हैं, पर एज अ होल साइकिल यूजेबल है या नहीं? जो हमें क्राइटेरियाज मिला था, एक्सेप्टेंस क्राइटेरियाज मिले थे, जो रिक्वायरमेंट्स मिले थे हमें उस प्रोडक्ट के, वो प्रोडक्ट के रिक्वायरमेंट्स फुलफिल हो रहे हैं या नहीं? दैट इज एंड टू एंड टेस्टिंग। तो साइकिल के एनालॉजी में एक कंप्लीट साइकिल कितना यूजेबल है, ठीक है? दैट इज एंड टू एंड टेस्टिंग। इसमें कोई भी पार्ट हम इग्नोर नहीं कर सकते ना। मान लीजिए पैडल बड़े अच्छे से काम करे, टायर अच्छे से काम करे, हैंडल काम नहीं कर रहा, नहीं चलेगा। सीट नहीं है, नहीं चलेगा, राइट? एज अ होल हमारा सिस्टम जो रिक्वायरमेंट्स था उसको फुलफिल कर रहा है क्या, और वो यूजेबल है क्या? अगेन, acceptance test is different than end-to-end test. We will get to it. अब हम definitions पढ़ लेते हैं, क्योंकि क्योंकि लगभग लगभग आजकल हर इंटरव्यू में टेस्टिंग के बारे में पूछने लगे हैं, which is a very good sign इंडिया में, ठीक है? So unit tests. So when building bicycle, it's crucial to test a chain, a pedal, a tire, chain rings. They are individually working as expected. In the same way, testing tiny pieces of a software is the first step, and it's called unit testing. कॉन्सेप्ट समझ जाइए आपके दिमाग में। आज का टारगेट मेरा यही है कि आप कॉन्सेप्ट्स आपको बिल्कुल क्लियर हो जाए कि हम क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं। बहुत सारे एग्जांपल्स हम आज भी देखेंगे, और उससे भी कहीं ज्यादा नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। बहुत सारे एज केसेस देखेंगे, बहुत सारे कॉम्प्लिकेटेड एग्जांपल देखेंगे, लेकिन वो सबका बेनिफिट तभी होगा जब थियरी पार्ट, जब आपको द बेसिक्स, द फाउंडेशंस क्लियर हो जाए। So when building a bicycle, ये हमने देख लिया। फिर integration test is vital to ensure that they work together. For example, a chain must fit properly into chain rings. The pedals must fit into the chain ring in an expected way. Similarly, the next step is to target larger components which are combination of several units. ठीक है? और end-to-end testing is equally important to test whether people can drive the bicycle once all parts are in place. So the final step is to test the application itself, which is called the end-to-end testing. हम यहाँ पे कौन कौन सा टूल्स सीखेंगे, यूज करेंगे? सो मैं यहाँ पे टूल्स का एक हेडिंग दे देता हूँ। सो हमारा टूल्स रहेगा फॉर यूनिट
एंड जब भी जूम चालू होता है ना, मेरा सिस्टम बहुत स्लो हो जाता है। यहाँ पे लिटरली एक लेटेंसी है, मैं टाइप करता हूँ और कुछ देर बाद स्क्रीन पे दिखता है मुझे। यूनिट्स एंड इंटीग्रेशन टेस्ट्स के लिए हम यूज करेंगे जेस्ट, जो कि फेसबुक ने बनाया है और मेंटेन करें, विच इज द मोस्ट पॉपुलर जावास्क्रिप्ट टेस्टिंग लाइब्रेरी। और एंड टू एंड टेस्टिंग के लिए विल बी यूजिंग साइप्रस। ठीक है, तो बहुत सारे लोग ढूंढते हैं कि उन्हें जेस्ट सीखना है, साइप्रस सीखना है। सो दे both are covered here and they both are covered in depth in our full stack development course. Unit tests. Unit tests helps us ensure that, और हम बाकायदा अभी जेस्ट के फंक्शंस लिखेंगे। सो दिस इज वन ऑफ माय टीचिंग मेथोडोलॉजी। हो सकता है आपको 100% समझ में नहीं आए, दैट्स ओके। इस वीडियो को वापस देख लेना, 5 बार देख लेना, इट्स वैल्यूएबल। लेकिन एक बार आप जब खुद मेरे साथ अभी यूनिट टेस्ट भी लिखोगे, इंटीग्रेशन टेस्ट भी लिखोगे और एंड टू एंड टेस्ट भी लिखोगे, आपको काफी ज्यादा क्लैरिटी मिल जाएगी। एक बार जब तीनों टेस्ट आप साथ ही लिख डालोगे, हाँ, यू विल गेट अ लॉट ऑफ क्लैरिटी, बिलीव मी। ठीक है, सो यूनिट टेस्ट्स हेल्प्स अस एंश्योर that the smallest units of our software, which are functions most of the time, behave as we expect them to. We write unit tests to test the functionality of our code, whether our code is working as expected or not. A unit in a unit test can be a function, can be an object, or a few lines of code that is capable of either consumed or executed independently. ठीक है, जो आइसोलेशन में एग्जिस्ट कर सकते हैं, एग्जीक्यूट कर सकते हैं या यूज हो सकते हैं, that can be a unit. तो मैंने जो एग्जांपल आप सबके लिए बनाया है, एक सिंपल सा क्लास बनाया है मैंने, बुक स्टोर। लेट्स सी इफ इट्स प्रेजेंट हियर। सो यहाँ पे अगर हम देखें तो मैंने एक सिंपल सा आपके लिए ओके मैंने मैंने नोट्स लिखने के बाद बहुत सारे चेंजेस किए फ्रेंड्स, बेयर विथ मी। ठीक है, मैंने बहुत सारे मेजर चेंजेस किए हैं। सो लेट्स स्टिक टू नोट्स फॉर नाउ। ओके, एंड I'll this is my promise, after the master class, by the end of the day I'll update the notes for all of you, okay, with the latest implementation. So bookstore को अगर हम यहाँ पे देखें, so we have a class called bookstore, और उस क्लास का एक आपको पता है, जब भी हम इंस्टेंस बनाते हैं हमें एक ऑब्जेक्ट मिलता है, और उस ऑब्जेक्ट में वी आर स्टिकिंग दिस प्रॉपर्टी कॉल्ड बुक्स व्हिच इज एन एम्प्टी अरे। एक मेथड हमने बनाया है कॉल्ड ऐड बुक। तो जब भी कोई बुक उस ऑब्जेक्ट पे जो हम बुक स्टोर को यूज करके बनाएंगे, जब भी ऐड बुक हम कॉल करेंगे, तो ये बुक्स का एरे में वो पुश हो जाना चाहिए, दैट शुड गेट एडेड हियर। जब हम कोई एक बुक को हटाना चाहे, सो वी शुड बी एबल टू रिमूव दैट बुक, राइट, यूजिंग रिमूव बुक। और कोई एक बुक को अगर हम एडिट करना चाहते हैं तो हम एडिट बुक कॉल कर सकते हैं, एंड वी कैन पास इन अ फ्यू थिंग्स। तो इसके अंदर 3 मेथड्स हैं। ठीक है, एड इस क्लास के अंदर विच इज अ बुक स्टोर क्लास, इसके 3 मेथड्स है, एड बुक, रिमूव बुक और एडिट बुक। सो आइडियल में, इन आइडियल सिचुएशन, हर एक मेथड को टेस्ट करने के लिए एक यूनिट टेस्ट लिखा जाएगा, और यूनिट टेस्ट कुछ इस तरह का दिखेगा। तो सबसे पहले वी विल नीड, हम यूजुअली क्या करते हैं, जो हमारा क्लास का नाम है या ऑब्जेक्ट का नाम है या फिर मॉड्यूल का नाम है, हाँ, उसके आगे test.js लगा देते हैं, सो दैट वी नो दैट वी आर टेस्टिंग दिस पर्टिकुलर फाइल। तो अगर आप बुक स्टोर जो .test.js अगर आप फाइल देख रहे हैं, इसका मतलब नेमिंग कन्वेंशन से आप समझ सकते हैं कि आप bookstore.js को टेस्ट कर रहे हो।
उसके अंदर लिखे हुए कोड को आप टेस्ट कर रहे हो। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बुक स्टोर रिक्वायर्स बुक स्टोर, ओके, सो दैट ये जो बुक स्टोर का जो क्लास है वो आपको मिल गया आपके टेस्ट के अंदर। फिर यहाँ पे हम टेस्ट कर रहे हैं कि एड बुक फंक्शन कैन एड अ बुक टू द लिस्ट, ठीक है। तो हम टेस्ट कर रहे हैं, फिर उसके बाद हम एक नया ऑब्जेक्ट बनाते हैं, ये एक काइंड ऑफ सेटअप है। और फिर उसके बाद हम एक्शन परफॉर्म करते हैं बुक्स डॉट एड बुक, और हम भेजते हैं कि हमें बुक 1 ऐड करना है। और फिर उसके बाद वी एक्सपेक्ट बुक डॉट बुक्स, ये जो बुक ऑब्जेक्ट बना, ये बुक्स ऑब्जेक्ट बना, इसका जो बुक्स प्रॉपर्टी है शुड बी इक्वल टू एन एरे विच कंटेन्स वन आइटम बुक 1। रियली सिंपल, राइट? एक बार वापस हम इसको समझते हैं। तो बेसिकली ये टू इक्वल और ये एक्सपेक्ट, ये हमें जेस्ट देता है। और ये जेस्ट, क्योंकि हम test.js में हम एक नेमिंग कन्वेंशन यूज कर रहे हैं, सो दीज फंक्शंस विल बी अवेलेबल टू अस ग्लोबली। अब क्या होता है, टेस्ट के अंदर या इट के अंदर हम ये सारा टेस्ट लिखते हैं, उससे क्या होता है कि इस पर्टिकुलर टेस्ट को अपना एक नेम स्पेस मिल जाता है, इसके वेरिएबल्स आइसोलेटेड हो जाता है, दूसरे टेस्ट से ज्यादा इंटरफेयर नहीं करते, ठीक है। और हम क्या कर रहे हैं अब कि एक बुक्स ऑब्जेक्ट बना रहे हैं बुक स्टोर को यूज करके, उसमें एक एक्शन, दिस इज कॉल्ड सेटअप फेज और इट इज कॉल्ड एक्ट फेज, ठीक है। फिर यहाँ एक्ट हम क्या कर रहे हैं कि उस ऑब्जेक्ट में एड बुक कर रहे हैं, उसको एक बुक दे रहे हैं। और फिर हम क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये जो बुक्स का जो बुक्स ऑब्जेक्ट है दैट शुड बी इक्वल टू बुक 1। अगर ये नहीं हुआ तो माय टेस्ट शुड फेल एंड कंप्लेन कि आपने तो कोड में कुछ ना कुछ गलती किया। तो अगर हमारे लॉजिक में कुछ भी गलती है इधर, या पुश के बदले हमने कुछ ऐसा एरे मेथड यूज कर दिया जो कि बुक को एक्चुअली अपडेट नहीं कर रहा, so our test will fail, which is a good thing, and it will tell us, it will complain us कि आप expect कर रहे थे कि books dot books should be equal to an array of books 1, but it is not, ठीक है। अभी हम एग्जीक्यूट करेंगे इसको, पर आप देखो कितना कॉमन इंग्लिश, जो बोलचाल के इंग्लिश भाषा है, जस्ट टेस्टिंग लगभग एक बोलने की भाषा जैसा एक फील देता है। अब यहाँ पे आप देखो कि हम टेस्ट कर रहे हैं रिमूव फंक्शन शुड एक्चुअली रिमूव अ बुक फ्रॉम द लिस्ट। अगर एक लिस्ट में ऑलरेडी 5 बुक्स हैं और हम एक को रिमूव करें, सो दैट शुड बी रिमूव फ्रॉम द लिस्ट। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं कि सबसे पहले एक ऑब्जेक्ट बना रहे हैं, सेटअप कर रहे हैं, फिर कुछ एक्शंस कर रहे हैं कि पहले ऐड बुक, अगेन दिस इज ऑल्सो पार्ट ऑफ सेटअप। फिर यहाँ पे हम एक्चुअल एक्ट कर रहे हैं, वी आर रिमूविंग दैट बुक। यहाँ पे we can do something like this as well. We can add 2 books and then remove 1 book, right? So it will change the assertion will be changed. So this is setup, this is act, and this is assertion. मतलब assertion मतलब we are expecting ये books का जो books object है, books property है, that should be equal to an empty array. ठीक है। आप ये सेम कोड को अगर एग्जीक्यूट करोगे ना अपने लोकल मशीन पे, तो इट विल मेक अ लिटिल बिट मोर सेंस टू यू। और सिमिलरली एडिट में वी आर एडिंग अ बुक and then we are editing that particular book, and then we are expecting that the books property in the books object should be equal to books 2, क्योंकि हमने ये ऐड किया फिर इसको एडिट कर दिया हमने। यहाँ पे हमने सेटअप किया, यहाँ पे हमने एक्ट किया, और यहाँ पे हमने assert किया, ठीक है। नाउ लेट्स सी इसके लिए हमें क्या क्या करना पड़ता है। सबसे पहले वी नीड a JSON, package.json, उसके लिए we have to init the npm, और उसके बाद we'll install jest, और फिर package.json में टेस्ट को we update it to jest। So अगर आप package.json देखें इधर कोड में,
तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि टेस्ट को वी हैव अपडेटेड टू जेस्ट। क्यों? क्योंकि आप यहाँ पे अगर नोड मॉड्यूल्स में देखोगे और बिन में देखोगे, सो वी हैव जेस्ट हियर, राइट? तो आपका जो पैकेज जेसन है, वो इस जेस्ट को डायरेक्टली एक्सेस कर सकता है क्योंकि वो डॉट बिन में है आपके नोड मॉड्यूल्स के। सो वी आर डायरेक्टली एबल टू रन द जेस्ट लाइक दिस, टेस्ट करके। और इसको एग्जीक्यूट करने के कई तरीके होते हैं फ्रेंड्स। आप npm रन टेस्ट कर सकते हो। तो आप देखो हमारा टेस्ट रन होगा, हमारा टेस्ट रन हो रहा है और जो भी हमने टेस्ट लिखा था वो पास हो गए, कुछ स्किप हुए, कैसे हुए हम देखते हैं। तो हमने npm रन टेस्ट लिखा, उसके बदले आप सीधा सीधा npm टेस्ट भी लिख सकते हो। दो चीजों के लिए रन लिखने की जरूरत नहीं होती, एक तो टेस्ट और दूसरा स्टार्ट। सो आप सीधा npm टेस्ट लिखोगे तो भी आपका टेस्ट एग्जीक्यूट हो जाएगा। एंड इवन बेटर, आप अगर npm t लिखोगे केवल, तो भी आपका टेस्ट एग्जीक्यूट हो जाएगा। ठीक है, ये तीन तरीके हैं एक टेस्ट को एग्जीक्यूट करने के, क्योंकि बेसिकली हम इस स्क्रिप्ट को एग्जीक्यूट कर रहे हैं। केवल टेस्ट और वॉच, इन दोनों के लिए आपको नोड शॉर्टकट्स देते हैं कि आपको रन लिखने की भी जरूरत नहीं है, आप सीधा npm टेस्ट लिख सकते हो या npm t लिख सकते हो। ठीक है, which is super cool. I use npm t all the time. ग्रेट। अब हमारे एग्जाम्पल में देखते हैं कि मैंने बुक स्टोर कैसा बनाया था। मैंने क्या किया कि क्रिएट बुक करके मैंने एक अच्छा, मैंने यहाँ पे बेसिकली डेटाबेस एक इंक्लूड किया हुआ है। ओके, एंड ओके, सो या राइट, सो दिस एग्जांपल वाज अपडेटेड टू शो यू कि हमें क्यों टेस्ट डबल्स की जरूरत पड़ती है, पर आप चिंता मत करिए, वी विल गेट टू दैट। ठीक है, यहाँ पे क्योंकि क्या होगा कि जो डेटाबेस हम यूज कर रहे हैं ना, हमारे टेस्ट में हम उसी को मैनिपुलेट करते रहेंगे। हालांकि हमारा टेस्ट पास होगा, लेकिन हम देखेंगे कि बहुत सारे हमारे डेटाबेस को वो काइंड ऑफ गंदा कर रहा है टेस्ट डेटा से। एंड उन सबको अवॉइड करने के लिए फिर फ्यूचर में हम देखेंगे कि हम टेस्ट डबल्स कैसे यूज करते हैं, राइट? तो अभी के लिए जस्ट इग्नोर दैट पार्ट and let's continue. Let's look at the example because I'll be sharing this with you as well. तो हमने एक क्रिएट बुक फंक्शन बनाया जो कि एक बुक लेता है और इस डेटाबेस में, हाँ, उस बुक्स टेबल में वो इंसर्ट कर देता है एक ऑब्जेक्ट टाइटल इज इक्वल टू बुक। सिंपल, राइट? इसके इम्प्लीमेंटेशन में जाइए, मैं कनेक्ट्स यूज कर रहा हूँ एंड आई एम यूजिंग SQLite database, बट लेट्स नॉट गो इनटू दैट बिकॉज दैट्स नॉट द पर्पस ऑफ दिस कोर्स। लेकिन आप बस ऐसा समझ लीजिए कि एक डेटाबेस कनेक्शन हम इंपोर्ट कर रहे हैं एंड आप ऑफ कोर्स आप DB कनेक्शन में जाके यू कैन एक्सप्लोर दैट, एंड इफ यू आर anything like me you will explore that, right? You should explore that. And we are using SQLite and connects. It's pronounced as connects, nex, or connects. I'll stick to connects. So here is a method, a function called create book. It takes in a book and inserts an object this way. Excuse me, friends. And returns, um, whatever was inserted. Okay, so whatever the connects returns after this particular invocation. Then we have a method called get book and title by ID, book title by ID. So we are searching in the database, the books table, we are selecting title where ID is equal to ID and returning the first result. So this is get book title by ID. It takes in an ID. Then get all books. So what it does is it basically returns all the records from the books table. And then delete all books. So what it does is this particular function returns, basically truncates, that means nullifies the entire table books. Okay, and we are basically exporting all of these from here.
So we have this create book, get book title by ID, get all books, delete all books. Now, if I look at the tests that I've written, so bookstore.test.js. So these are actually getting skipped because after every test I have written this skip. Okay. So this is a very nice way in case you have lots of tests and if you want to skip a test, you may do it using dot skip. So I'll just remove that for now. फिर यहाँ पे you will see that we are writing a test create book and we are what are we testing? That create book should create a book, right? And so we are calling the create book function, and with test book 1, for example, we get back the ID. Then the result, what is the result? Then we try to get book title by ID using the same ID. Okay. And then we are expecting result to be equal to this particular object. Q, क्योंकि we have written this kind of a logic that whenever we pass in a title, so an object should be inserted into the row with key of title and the title that we have supplied as the value. Okay, so this is one of the unit tests and it should ideally pass unless we are breaking anything in our code. And this is another way. If there is no reason of not using async await, but in case you don't want to use async await, you can use dot then, and then finally you have to call done, which this callback gets. So this is one way and not recommended way, as we have this very clean way of writing our assertions, asynchronous assertions. So, but yeah, I have kept it here because I wanted to show you that you have both of these ways. So I'll just skip it. And let's see what happens to our test. I'll do one more thing just for your clarity. I'll open the SQLite database. I'll open the books table. So here, the last record number 49 is test book 3. Okay. Now I'll run the test npm t. And you will see that all of our test passes. And now if I refresh this connection, you will see that we have test book 1 and test book 3, probably some other test that I have written is creating. But we have this data created, and only because it was created that the test has passed. If there was any mistake in the logic, for example, if I go back to bookstore.js and I make some mistake in the create book, okay, so instead of returning proper things, I'll just do return null. Okay, I'll just return null. So I've intentionally broken. So think of it as someone changed the code and did some mistake such that the records are not updating and the wrong values are returned. How do you know that someone has broken your code? So when you run the test, npm test, so you will see that one test has failed or two tests has failed. And this gives a very nice thing that we were expecting and receiving something, but we were expecting title test book 1, but we received undefined and our test fails. See, so easy it is to catch bugs that happen, when several people are developing. Else, we'll be able to catch only once the code is merged and
once the code is merged and the QA or some other team members raises it that, some of the parts of the code is not working, it may create a lot of chaos. But these things can be easily avoided by writing simple tests. So whenever the functionality is working as expected of the unit, of the system under unit, then our test will always pass. When the functionality is not working as expected, then our test should fail, so that we know that we have made some mistake and we can see nice, how nice the the feedback is that just gives us back, right? So this is a very nice example of, and very simple example of a unit test. You will see one thing I have written here is after all. So just provides a couple of hooks, right? And maybe in the next class we will look at it in detail. But I want to give you a bigger picture. I want to give you an overview. Like if we want to something after all the tests have run in this particular file or module, then we can use after all. If we want to run something like open a DB connection or something before anything runs in this test, so we have before all, then we have before each, which will be run before each test, after each. So some cleanups we can run after each test. So we have a couple of hooks, and instead of writing close connection everywhere, I have written it here using the after all hook. So this is the purpose of hook, that it avoids something that we have to do for almost every, you know, uh, tests in our module or file. So here I have introduced you to the to the hooks as well. And so these are the couple of commands that you need to make sure that you have all the dependencies installed. Just documentation, if you see, it provides this simple example: function sum ab return a plus b. So basically we need to make sure with some example that if I sum 1 and 2 using this function, I should get 3. If I sum 5 and 2, I should get 7. So we are writing a couple of assertions to make sure that our function is working as expected. So tomorrow someone, by mistake makes a wrong change to the logic, this test will immediately fail. And this is a really nice way to make yourself familiar with testing. I'll highly recommend you that you write this function and write this test and try to break it a couple of times, right? And make it pass, and just play around with it. It's a really nice thing to, you know, play around with. Nice. So yeah, I have suggested it here in the notes as well, that try to modify sum.js, try to introduce a bug yourself and see how test fails. That's a nice experience, that you get a very nice feedback from the jest. So code review is sort of happening as you are writing code. Next, integration tests. Okay, if you remember the cycle analogy, integration tests are to make sure that our unit is working with a third-party API as expected. So actually, this thing, what we did right now, we actually, integrated with the database. Yeah. So this is something I need to update in my docs and my examples, like that. So basically what we did was we did some integration testing. So for setup, what I did was I use this connects. So so I can connect and write queries in a human readable way. And then I used connects to to make this create bookstore thing. And then here I did a couple of configurations. You can go through that. It's very simple. Using connects and SQLite is a charm. It's superb. It's a beautiful experience.
Then, yeah, this is some basic configuration, and we have created this db connection.js db object we have already used in advance, which requires connects, and it requires connects file dot development, and we are passing close connection, which destroys the connection, and we are exporting both of them. Okay, so again, remember the 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 use case that we saw second, after my notes, what we saw was actually we were integrating with our database as well. So yeah, just be aware of that. And then here, if you see that, this exact same example in my notes, that um, so we are doing some inserts, and we are we have written a method, so we get um, things back from the database. And app.js you can create just to manually test, optional to manually test. And then we write our automated test, bookstore.test.js. And always you are suggested to use async await, because that's much more cleaner and easier to understand to a human eye and brain. So we are testing if the create a books, right? So we are awaiting create book, getting back an ID. We are awaiting a result if we are making a query using the same ID. And we are making an assertion here, and we are expecting the result to be equal to this particular object, right? And if there is some mistake in the logic, then this test should fail. Okay. Promises option we have seen, and it's not much recommended way, but yeah, I've put it here so that whenever you come across such a section, then you know what's happening. Okay. And yeah, I have mentioned 4 hooks here. So in case we have multiple tests, we must ensure that the close connection is called after all tests. So we used after all hook to make sure that the connection is closed. Okay, so you can see here. So yeah, nice. So after this, so we explored unit test where we tested components individually. We created integration tests where we created tests where how it is integrating with database. And we also saw a problem that our tests is actually creating some data in the database, which we don't want, right? So for that, we use test doubles, which we will come to, which is one of the topics which annoys new developers the most. So I'll put my best effort in making things as clear to you as possible using lots and lots of examples. Okay. And so in order to do the integration end-to-end testing, I actually created a complete full stack application using Koa. So it's the simplest full stack application you can come across. So I used Koa. I'm listening to a particular port. So we have a get route. So whenever a book is invoked with an ID, then we are calling this get book title by ID, which we created in our um, previous example, and then we are returning that result. Okay, so this is plain Koa. I don't want to go much deep into it. And then we are doing a post query. So we are expecting a book, some data related to book in the body, and we are calling the create book method that we created in the last section, and then we return
some response, okay, that the book was created successfully. And then I also created a front end application using React, a very simple application. I'll play that in a moment. And then we'll be writing Cypress end-to-end tests. So two important concepts which are yet to be discussed. One is using Cypress to run end-to-end tests. And second is, what are test doubles? What are spies? What are mocks? What are, all of these confusing things. So lots of things to cover in this introductory session, in this first theoretical session. So yeah, let's take a short break. And after the break, we will get into end-to-end testing with Cypress. And then we will understand what these test doubles are. Okay. And meanwhile, I'll also share with you the I'll also share. Let me right away share with you uh, in all the mediums. Let me share. Let me share the document. So share and copy it. I'll go to I don't keep that on because it slows down my computer a lot. So I've shared it in the Slack. I've shared it in the chat. Let me also share it in the live stream. Excellent. Nice. Good. All right. So let's take a short break. And after the break, we will explore end-to-end testing with Cypress. We will literally write a Cypress test and see how it works. And then we will get into, we will explore what test doubles are. We'll understand it conceptually. So timer, 7 minutes, and let's start it.
Nice. So welcome back friends. ब्रेक से पहले हमने एक तो इम्पोर्टेंस ऑफ टेस्टिंग देखा कि मैनुअल टेस्टिंग्स के क्या कमियां हैं जिसको ये ऑटोमेटेड टेस्ट फुलफिल करते हैं। फिर हमने बाइसाइकिल के एनालॉजी से हमने देखा कि यूनिट टेस्ट क्या होता है, इंटीग्रेशन टेस्ट क्या होता है और एंड टू एंड टेस्टिंग, ये तीनों क्या है, कॉन्सेप्चुअली हमने समझा। देन वी डिड एन एग्जांपल ऑफ यूनिट टेस्ट जहां हम एक एक यूनिट को टेस्ट कर रहे थे। फिर हमने इंटीग्रेशन टेस्ट किया जहां पे कि हमारे फंक्शंस डेटाबेस से कैसे इंटरेक्ट कर रहे हैं, ठीक से इंटरेक्ट कर रहे हैं या नहीं कर रहे, वो हमने देखा। तीसरा हम देखेंगे एंड टू एंड टेस्ट्स। तो एंड टू एंड टेस्ट के लिए हमारे पास एक कंप्लीट एप्लीकेशन होना जरूरी है। तो सबसे पहले आप यहाँ पे अगर देखेंगे तो मैंने सबसे पहले तो एक बैकएंड बनाया कॉल्ड server.js। तो आप अगर कोड में देखें, इट्स रियली सिंपल। कोआ लाइब्रेरी यूज करके कोआ लाइब्रेरी यूज करके मैंने ये एक सिंपल बैकएंड एप्लीकेशन बनाया है जिसको आपको कोड में server.js में जो आपको मिल जाएगा। एंड मैंने स्क्रिप्ट्स में जो package.json फाइल है उसमें वॉच बैकएंड करके भी एक स्क्रिप्ट बना दिया सो दैट ये सर्वर हम एक्चुअली एक्सेस कर सके। सो लेट मी स्टार्ट द सर्वर, क्योंकि बैकएंड अगर हम एक फुल एंड टू एंड टेस्टिंग करना चाह रहे हैं, सो वी नीड अ फुल एप्लीकेशन, राइट। तो ये मैंने एक छोटा सा बैकएंड एप्लीकेशन बनाया है और यहाँ पे आप देख सकते हो कि 1338 में, लोकल होस्ट 1338 में ये शुरू हो चुका है। सो मैं VS कोड के अंदर ही थंडर क्लाइंट ओपन कर लेता हूँ एंड I'll do a new request and यहाँ पे मैं http://localhost in the port 1338 में जाके /books में जाता हूँ। Let's see what we get. तो /books में जब मैं गया, सो इट्स अ फुल्ली वर्किंग बैकएंड एप्लीकेशन। आप देख सकते हैं एक हेडलेस CMS जैसा ये काम कर रहा है। मुझे सारे बुक्स जो भी मेरे डेटाबेस में है उन सबका लिस्ट मिल गया। I got an array of books with their ID and title। ठीक है। अब मान लीजिए ये जैसे ID 3 में द ग्रेट बुक 10 है, तो book/3 में अगर मैं जाऊं तो मुझे द ग्रेट बुक 10 टाइटल मिल गया, राइट। और इसी तरीके से अगर हम लेट मी गो बैक टू द कोड, पोस्ट में वी आर creating a book, right? Await create book and it expects a book. Okay, so यहाँ पे just copy it and I go back to books। वापस बुक्स में जाता हूँ और एक बार क्वेरी करता हूँ, तो लास्ट डेटा आप देखेंगे 51 टेस्ट बुक 3 है। And now what I'll do is I'll make it a post मेथड हम देंगे और बॉडी में हम भेजेंगे टाइटल ऑफ द टेस्ट बुक 4 मान लीजिए, ठीक है। एंड इफ आई सेंड द क्वेरी, तो आप देखोगे कि इट गिव्स अस बैक द बुक दैट वाज क्रिएटेड। और अब वापस अगर हम गेट क्वेरी करते हैं बुक्स में, तो आप देखोगे कि 52 नंबर द टेस्ट बुक 4 इज क्रिएटेड। तो हमारा बैकएंड एप्लीकेशन काम कर रहा है एंड वी जस्ट मैनुअली टेस्टेड इट। और मैनुअली टेस्टिंग में इतना टाइम चला गया क्योंकि जबकि मैंने खुद ने ये एप्लीकेशन बनाया एंड इस छोटे से एप्लीकेशन में भी आई हैड टू टेस्ट अ कपल ऑफ थिंग्स, राइट।
अब इसी चीज को हम ऑटोमेटेड टेस्ट कैसे कर सकते हैं एंड टू एंड टेस्टिंग में, वो हम देखेंगे। एंड टू एंड टेस्टिंग अगर हम एपीआई लेवल का कर रहे हैं केवल, तो उसको जेस्ट को यूज करके बहुत इजीली किया जा सकता है। सर्वर को हम टेस्ट कर सकते हैं, वी कैन make queries etc, we can even spin up an instance, and उसके बाद फ्रंट एंड जो है देखते हैं वो कैसा चल रहा है, उसको भी हम स्टार्ट करके देखते हैं। सो व्हाट आई विल डू इज आई विल go to, बस I'm just clicking on everything so that we are sure that everything is working. So I'll again open the database just to show you that it actually got inserted in the database. So if I open the database, the SQLite database, and if I go to books, I can see that book number test book 4 with ID 52 was indeed created. Okay. Now let me open the front end application. So जो client.html मैंने एक बड़ा छोटा सा React application मैंने बनाया है, और it's not within the scope of this master class जो React से familiar नहीं है, but it's the bare minimum React application. ठीक है, एक HTML फाइल के अंदर मैंने ये complete React application बना दिया है which is talking to our backend. तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो it's making fetch request to our backend. देख रहे हैं, है ना? So it's making fetch post request, it's making get request. इस तरीके से ये हमारे backend system से बात कर रहा है port number 1338 में. Okay, तो now let me start this as a client. So मैं यहाँ पे एक नया browser का window open कर लेता हूँ for our client. So here I'll open it. And now what I'll do is client में जाके I'll right click and open with live server कर देता हूँ मैं. So I'll open it with live server. मेरे दूसरे विंडो में ओपन हो गया ये. No problem, I'll bring it here, not an issue. तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये बैकएंड से बातें कर रहा है और हमें अवेलेबल बुक्स की लिस्ट भी दिखा रहा है. It's giving us an option to truncate the table as well, और हमें नया बुक भी क्रिएट करने का ये मौका दे रहा है. So it's a very real world full fledged application, right? एक full stack application हमने simple बनाया. Let's create the test book 5, okay, and see if it works. Just making sure manually. Test book 5, create book, and the test book 5 was created. We can validate it in the database. तो अगर मैं database में check करूं, books में जाऊं, so I can see that test book 5 was created for us. And similarly, I can delete all books. So if I delete all, so you can see that available number of books is 0. And if I refresh the table, you'll see that we don't have any books. Now, if I create test book 1 or just best book 1, so you see we have one book, and in the database as well, we have one book. Now, how can we do these testings in an automated way? सबसे पहले we need to make sure जो tests हमने यहाँ Thunder client में किया, the test that we did here by querying books, by creating books, right? So सबसे पहले we need to make sure कि ये सर्वर काम कर रहा है. ठीक है, तो एंड टू एंड टेस्टिंग को दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं. वन इज द बैक एंड एपीआई टेस्टिंग एंड सेकंड इज द फ्रंट एंड यूआई टेस्टिंग. सो आई यूजुअली लाइक टू डिवाइड दोज इनटू टू पार्ट्स. एंड जब हम यूआई टेस्टिंग करते हैं तो ऑटोमेटिकली वो बैक एंड के सारे कॉल्स करते ही हैं, तो वो एक बहुत ही कंप्लीट एक टेस्ट हो जाता है. नाउ लेट्स गो बैक टू द नोट्स. तो ये फाइनल प्रोडक्ट में मैंने एक तो बैकएंड एप्लीकेशन बना दिया server.js और दूसरा एक फ्रंट एंड एप्लीकेशन बना दिया index.html या something like that, and then we will start writing the end-to-end tests.
एंड टू एंड टेस्ट मैंने आपको बताया कि एक तो एपीआई टेस्ट्स होते हैं और दूसरा यूआई टेस्ट्स होता है. सो लेट्स रीड अ कपल ऑफ थिंग्स अबाउट एंड टू एंड टेस्ट, क्योंकि ये आपको इंटरव्यूज में भी काम आएगा. End-to-end tests avoids using applications internals. ठीक है, they try to resemble a user interaction with the application. तो जैसे एक यूजर कैसे एक एप्लीकेशन से इंटरैक्ट करेगा, जैसे आप अगर यूनिट टेस्ट और इंटीग्रेशन टेस्ट देखो तो उसमें हम लिटरली इंटरनल्स को टच कर रहे हैं एक प्रोजेक्ट के. वी आर मेकिंग फंक्शन कॉल्स, राइट. पर एक एपीआई से एक यूजर कैसे इंटरैक्ट करेगा, इट विल मेक अ फेच रिक्वेस्ट, राइट. ये एक फेच रिक्वेस्ट करेगा, ना कि जाके कोई मेथड कॉल करेगा. फिर वो फेच रिक्वेस्ट, फिर वो हमारे सर्वर का काम है कि वो उस फेच रिक्वेस्ट को हैंडल करे और प्रॉपर मेथड्स को कॉल करे और प्रॉपर डेटा को रिटर्न करे. सो एंड टू एंड टेस्ट ट्राइज टू रिजेंबल यूजर इंटरैक्टिंग विद आवर एप्लीकेशन. ठीक है, वी ट्राई टू अवॉइड internals, application internals in an end-to-end test. They more closely simulate real world use case scenarios, and these tests tend to take more time to run. ठीक है, इसलिए यूजुअली क्या होता है, यूनिट टेस्ट हम सबसे ज्यादा लिखते हैं एक एक एप्लीकेशन में नॉर्मली, इंटीग्रेशन टेस्ट उससे थोड़ा कम, और फिर एपीआई टेस्ट उससे कम, और सबसे कम हम यूआई टेस्ट लिखते हैं साइप्रस वाला, क्योंकि बहुत कम टेस्ट से में ही हमें एक तो बहुत ज्यादा टाइम लगता है वो रन होने में, पर हमें एक बहुत एक्यूरेट एक फीडबैक मिल जाता है अपने एप्लीकेशन का. सो सबसे पहले एपीआई टेस्ट हम लिखेंगे यूजिंग जेस्ट. So test for APIs can be written using Jest. These tests, again, I have shared this notes with you so that you can revise it really quickly. These tests will cover the entire backend of our application, the API part of our application. The purpose of these tests are to guarantee that backend server provides the expected output given a request. These tests only care about our application from user's point of view. The following tests will add a book using the API endpoint provided by the backend server of the bookstore application. Again, fetch is a browser API, or Node. It uses V8, but it does not have browser's API by default. So we have to install isomorphic fetch to simulate fetch API in Node. And this is how our test file will look like. ठीक है, तो देखते हैं. सबसे पहले we require the fetch from isomorphic fetch, क्योंकि it simulates browser's fetch. Fetch जो है ना, वो एक ब्राउजर का API है. It's not JavaScript में built in. So that's why Node में जब हम अपना टेस्ट रन करें, we need this fetch. API root हम कुछ भी बना लेते हैं. फिर उसके बाद यहाँ पे डिक्लेयर कर लेते हैं सो दैट हमें बार बार टाइप ना करना पड़े. फिर कुछ हेल्पर फंक्शंस हम बना लेते हैं, जैसे कि एड बुक एक फेच रिक्वेस्ट करता है /books में, जिसमें पोस्ट मेथड है, एंड वी आर सेंडिंग इन सम सॉर्ट ऑफ book. It takes in a book title and sends that as a body. Okay. जो चीज हमने ब्राउजर में किया, थंडर क्लाइंट में हमने किया, जो वो चीज यहाँ पे कोड से हम कर रहे हैं. फिर गेट ऑल बुक बेसिकली एक फेच रिक्वेस्ट करते हैं लोकल होस्ट बुक्स में, एंड वी गेट बैक बुक. Then if we want to get a book by ID, we have created this helper function that takes in a book ID and returns that particular book, a book with that particular ID, returns as the title. And then we write the actual tests. ये सारी चीजें जो helper में हमने लिखा वो यहाँ अंदर भी आ सकता था, but it would have made our tests a lot dirtier. ठीक है, so ये सारे arrangements parts है, settings part है, and this is actually assertion part. तो यहाँ पे again we are doing some setup. Book title, the grade book 10 हमने set किया. Response में अब this is the act part कि we are awaiting add book जो हमने helper method लिखा था. फिर
जो भी हमें रेस्पॉन्स में मिला, देन वी आर, जो भी हमें रेस्पॉन्स में मिला, वी कॉल डॉट जेसन मेथड इन दैट, सो दैट वी गेट बैक द जेसन ऑब्जेक्ट। और फिर जो रिजल्ट है उसका टाइटल जो है वो द ग्रेड बुक 10 होना चाहिए। वी आर असर्टिंग इट हियर। ठीक है, सो यहाँ पे हम असर्ट कर रहे हैं कि वी आर एक्सपेक्टिंग रिजल्ट का टाइटल टू बी दिस पर्टिकुलर बुक टाइटल। सेम थिंग जो हम मैनुअली कर रहे हैं उसको हम एक कोड के फॉर्म में कर रहे हैं इधर। ठीक है, वापस एक बार बता देता हूँ कि हमने एक डमी बुक, डमी नहीं बोलेंगे इसको क्योंकि इसको हम यूज कर रहे हैं यहाँ पे। सो हमने एक टेस्ट के लिए एक बुक टाइटल बनाया फॉर द टेस्ट पर्पसेस। देन वी आर अवेटिंग द एड बुक। एड बुक क्या है? ये जो हमने हेल्पर मेथड यहाँ पे बनाया ना, ये वो बुक टाइटल लेगा और फिर ये फेच क्वेरी करेगा। देन इट विल मेक दिस क्वेरी टू द बैक एंड। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि वो हम क्वेरी कर रहे हैं बैकएंड को विद दिस पर्टिकुलर बुक टाइटल द ग्रेड बुक, और हम पोस्ट मेथड के थ्रू उसको ऐड कर रहे हैं। अब अगर हमने सही सही से काम किया है, हमारा फंक्शन हमने ठीक से लिखा और वो ठीक से काम कर रहा है, सो आइडियली रेस्पॉन्स का स्टेटस होना चाहिए 200 ओके, और रिजल्ट का डॉट जेसन के बाद जो हमें ऑब्जेक्ट मिलेगा उसका टाइटल होना चाहिए बुक डॉट टाइटल। सो वी आर असर्टिंग दीज थिंग्स। सो यहाँ पे ये दोनों असर्शंस है। वी आर एक्सपेक्टिंग स्टेटस टू बी 200 एंड रिजल्ट डॉट टाइटल टू बी बुक टाइटल। ओके, सिमिलरली हम कोई एक ऐसी बुक आईडी से क्वेरी करें जो कि एग्जिस्ट नहीं करता, तो आइडियली हमारा एप्लीकेशन उसको कैसे रिस्पॉन्ड करता है, राइट? सो वी वांट इट टू रिस्पॉन्ड विद अ 204 स्टेटस। ठीक है, तो इस तरह से हमने ये एक असर्शन किया कि वी आर क्वेरिंग विद एन आईडी दैट डज नॉट एग्जिस्ट and we are expecting that it should get back a 204. अगर 204 नहीं मिलता है, so it will throw an error so that we can check our functionality and correct them. ठीक है, तो इस तरीके से very similar to जैसे हमने यूनिट टेस्ट किया और इंटीग्रेशन टेस्ट किया, almost in the same way we do the API testing part of the end-to-end. Cypress is a bit more involved. Okay, it's a bit different than Jest. बहुत बहुत हद तक लिखने में ये सेम है, बट इसको कैसे हम एग्जीक्यूट करते हैं वो आप देखेंगे, थोड़ा सा डिफरेंस है। तो मैंने आपके लिए जो थोड़ा सा ही नोट लिखा है टेस्टिंग यूजर्स, उसको मैं पढ़ देता हूँ, फिर लेट्स मूव टू द टेस्ट immediately. The UI test covers the entire application from the user's point of view. For the React application in our example, Cypress literally will visit the page. It will open a browser, it will visit the page, fill up the required fields, click the submit button, and checks whether the result is visible to the end users. So basically हमने जो मैनुअली किया कि हमने बुक लिखा, क्रिएट बुक में क्लिक किया, फिर चेक किया कि हमने वो बुक यहाँ पे ऐड हुआ या नहीं हुआ, ये सारे काम साइप्रस हमारे लिए करता है। तो साइप्रस मैंने ऑलरेडी सेटअप कर रखा है आपके लिए, एंड मैंने, अगर आप देखो तो पैकेज डॉट जेसन में मैंने स्क्रिप्ट भी लिख दिया है कि साइप्रस को ओपन करने के लिए दिस पर्टिकुलर कमांड को आप यूज कर सकते हैं। सो आई जस्ट ओपन अ न्यू विंडो and we'll see the end result, and after that we will see कि वो कैसे हम लिखते हैं साइप्रस को। तो npm run cypress open। ठीक है, missing script cypress open, maybe I am in a wrong place, so I'll cd into end-to-end tests, and now I'll run npm run cypress open। तो देखिए साइप्रस इस तरह का एक विंडो ओपन करता है, और ये हमें ऑप्शन देता है कि हम कौन से ब्राउजर में टेस्ट करना चाहते हैं। वी वांट टू टेस्ट इट इन द
क्रोम ब्राउजर, ठीक है, और जो जो स्पेक्स लिखे हुए हैं साइप्रस के लिए, इट्स ट्राइंग टू वेरीफाई दैट। लेट मी मेक श्योर कि वो सारे टेस्ट मैंने एनेबल किए हुए हैं। ओके, मैंने ये बंद कर दिया, सॉरी। साइप्रस ओपन, I'll take this to the new window. एंड टू एंड टेस्ट हम करना चाहते हैं, क्रोम में करना चाहते हैं। एंड नाउ I'll just make sure कि मैंने जो एंड टू एंड टेस्ट लिखा है वो अप टू डेट है। So app.js, bookstore.test.js, client.html, साइप्रस के अंदर E2E के अंदर ये बेसिक स्पेक है। सो यहाँ पे मैंने स्किप नहीं किया हुआ है, सो वी आर गुड टू गो। ठीक है, तो अब देखो हम ये स्पेक में जाते हैं यहाँ पे, तो ये हमारे टेस्ट को 1 by 1 रन कर रहा है। Somehow looking broken. तो so we want to visit here. We want to visit this particular page. लाइव कोडिंग फ्रेंड्स, ऐसा होता है लाइव कोडिंग में, बिल्कुल सिंपल से गलती सामने होती है पर नजर नहीं आता। So basically I want to visit here. And it doesn't seem to be working. Doesn't seem to be working. Start your app server and begin writing text. So हमने server open कर रखा है and हमारा front end भी चालू है। सॉरी, देखिए यहाँ पे हमने स्किप किया हुआ है ना, इस वजह से ये स्किप हो रहा था। ये मैंने दूसरे आपको डेमो देने के लिए इसे स्किप कर रखा था, दैट्स व्हाई इट वाज गेटिंग स्किप्ड। I'll just save it and we will let the Cypress rerun. देखिए ये सबसे पहले चेक किया कि बड़ा फटाफट हो रहा है। I'll explain you whatever is happening. तो देखिए यहाँ पे हमारे सारे टेस्ट पास हो गए। इसने लिटरली पहले टेस्ट किया कि साइप्रस वर्क्स, और जो हमने लॉजिक दिया था, जो असर्शन दिया था वो पास हो गया। फिर उसने इस साइट को लोड किया, देख सकते हैं आप क्रोम ब्राउजर में लिटरली उसने इस पेज को लोड किया। फिर उसने फाइंड किया हेडिंग ऑफ द साइट कि भाई ये सही पेज लोड हुआ या नहीं हुआ, एंड उसने ये असर्शन ये भी पास हो गया कि हमने सही पेज लोड किया। फिर उसने एक बुक ऐड किया। तो कैसे ऐड किया, इन्होंने सबसे पहले, अगर हम इसको एक्सपैंड करके गेट में जाएंगे तो अब देखिए कि
it selected this particular input code. I'll walk you through the code. You get yourself familiar with the end result, and then टाइप किया. क्या टाइप किया? टेस्ट बुक फ्रॉम साइप्रस. इसमें आप पहले का स्टेट और बाद का स्टेट देख सकते हैं कि टाइप करने से पहले ये एम्प्टी बॉक्स था, टाइप करने के बाद अंदर इसने कुछ टाइप किया साइप्रस ने हमारे लिए. फिर उसने ये बटन को सिलेक्ट किया, फिर उस बटन को क्लिक किया. क्लिक करने के बाद क्या हुआ आप देख रहे हो. अभी यहाँ पे कुछ ऐड नहीं, हम टाइम ट्रेवल कर रहे हैं, राइट. फिर उसने जैसे ही ये क्लिक किया वैसे ही हमारे बुक लिस्ट में एक आइटम ऐड हो गया. फिर उसके बाद उसने बुक लिस्ट को सिलेक्ट किया और उसने चेक किया कि ये वाला टाइटल जो हमने नया ऐड किया था वो यहाँ पे ऐड हुआ या नहीं हुआ. फिर उसने जो है कुछ ये फैच वगैरह करके सारी चीजें रिस्पॉन्स चेक करके लास्ट में हमारे सारे टेस्ट को पास कर दिया. नाउ लेट्स go through the code that we wrote for the test. So again, it looks very similar to very similar to jest. So we have the same keyword describe, and then सबसे पहले हमने एक बेसिक टेस्ट लिखा कि ट्रू इज इक्वल टू ट्रू, एक्सपेक्ट ट्रू टू बी इक्वल टू ट्रू, सो दैट कंफर्म हो जाए कि सेटअप ठीक ठीक से काम कर रहा है. ऐसा नहीं हो कि सेटअप में ही कुछ गड़बड़ी हो, क्योंकि देखिए हमने ये सिंपल टेस्ट एकदम स्टार्टिंग में लिखा था, तो आई वाज श्योर कि सेटअप में ही कुछ गड़बड़ है, हमारे टेस्ट में या फंक्शंस में कुछ गड़बड़ी नहीं है, राइट. फिर उसके बाद वी आर ट्राइंग टू लोड द साइट, और लोडिंग के लिए एक साइप्रस हमें मेथड देते हैं विजिट. सो वी विजिट दिस पर्टिकुलर एंड पॉइंट, दिस पर्टिकुलर यूआरएल, एंड देन जो यूआरएल जो ये लोड हुआ जो पेज, इसमें डज इट कंटेन बुक स्टोर साइट. वी चेक डज इट कंटेन बुक स्टोर साइट. अब बाय चांस हमने कोई गलत पेज लोड कर लिया मान लीजिए जिसमें बुक स्टोर साइट नहीं है. लेट्स डू दैट. सो मैं अगर क्लाइंट में जाता हूं और बुक स्टोर साइट को मैं चेंज कर देता हूं, साइट हटा देता हूं बुक स्टोर से, ठीक है. साइट को ऐप कर देता हूं मान लीजिए. तो यहाँ पे आप देखोगे सबसे पहले कि ये चेंज हो गया. बुक स्टोर साइट तो नहीं है अभी. और अब अगर मैं इस टेस्ट को वापस रन करूं, तो आप देखोगे कि ये पर्टिकुलर टेस्ट फेल दिखा रहा है कि फाइंड द हेडर बुक स्टोर साइट उसे नहीं मिला. तो ये हमें बड़े अच्छे से दिखा रहा है कि हम क्या एक्सपेक्ट कर रहे थे और हमें क्या मिला. बाकी चीजें काम कर रही है, इसलिए उसको इसने पास दिखाया, राइट. ब्यूटीफुल, राइट. ये एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है ये जावास्क्रिप्ट, ये जो टेस्टिंग लाइब्रेरीज यूज करने का, कि एक टेस्ट फेल भी हो जाए तो बाकी टेस्ट एग्जीक्यूट होते रहते हैं अपने एक आइसोलेटेड एनवायरनमेंट में. इसको वापस ठीक कर देते हैं क्योंकि ये हमारे टेस्ट को फेल कर रहा है. जब हम इसे वापस ठीक करके और कंपाइल होने के बाद जब वापस रन करते हैं तो हम देख सकते हैं कि ये ठीक ठीक से पास हो गया. ओके, नाइस, ग्रेट. वापस हम टेस्ट फाइल देखते हैं. तो इस तरह से कंटेन्स को यूज करके हम कोई भी HTML कंटेंट को सर्च कर सकते हैं. काफी यूज किया जाता है. अगेन हम कंटेन्स को इसलिए टेस्ट कर रहे हैं क्योंकि एंड यूजर को तो अल्टीमेटली वही फीडबैक मिलने वाला है, राइट. सो वी आर कंसर्न मोर अबाउट द एंड यूजर्स एक्सपीरियंस. द टेस्टिंग आर
एप्लीकेशन फ्रॉम द एंड यूजर पॉइंट ऑफ व्यू, हम कोई भी मेथड्स वगैरह को डायरेक्टली टच नहीं कर रहे हैं। एंड यूजर कैसे इंटरेक्ट करेगा हमारे एप्लीकेशन से, उसको हम साइप्रस में रिक्रिएट कर रहे हैं। और उसी तरीके से फिर हमने एक और असर्शन लिखा कि एक बुक हमने टाइटल बना दिया, मे बी इसको हम बना देते बुक 4 या बुक 5, एंड फिर उसके बाद यूजिंग cypress डॉट गेट वी सिलेक्टेड द इनपुट विद बुक टाइटल, फिर उसमें हमने टाइप किया ये नया बुक टाइटल, सो इजी राइट। फिर उसके बाद हमने बटन ढूंढा यूजिंग डॉट गेट, फिर डॉट क्लिक को यूज करके क्लिक किया। फिर यहाँ पे हम असर्शन कर रहे हैं, यहाँ पे तो सारा हम एक्ट कर रहे हैं, यहाँ पे हम ये अरेंज कर रहे हैं, सो वी आर डूइंग अरेंजमेंट्स हियर, यहाँ पे वी आर डूइंग सम एक्ट, एंड यहाँ पे वी आर डूइंग सम assertions, एंड फिर ये वापस एक्ट प्लस सम क्लीन अप है, एक्ट प्लस क्लीन अप। ये सिंपल टर्मिनोलॉजीज है कि एक टेस्ट में कुछ अरेंजमेंट्स करना पड़ता है, हमें कुछ सेटिंग्स करना पड़ता है, सेटअप्स करने पड़ते हैं, कुछ एक्ट करते हैं, हम क्लिक करते हैं, कुछ करते हैं, और फिर कुछ असर्ट करते हैं, राइट। सो दिस मेक्स अप अ टेस्ट। ऐसे just to communicate, these are some of the terminologies। फिर उसको मैं कैपिटल में कर देता हूँ। फिर यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जो बुक लिस्ट है दैट शुड कंटेन द न्यू बुक टाइटल, ठीक है। न्यू बुक टाइटल हमने एक वेरिएबल में इसलिए स्टोर कर लिया कि सेम हमें कॉपी पेस्ट बार बार नहीं करना पड़े, जैसे मैंने अभी टेक्स्ट बुक 3 को 5 कर दिया, राइट। सो ये हर जगह जहां जहां यूज हो रहा है वहां अपने आप ठीक ठाक से हो जाएगा। और फिर उसके बाद वी क्लियर द इनपुट, यहाँ पे साइप्रस में वी क्लियर द इनपुट उसके बाद। तो इस तरीके से बिल्कुल इजी है। हमें साइप्रस कुछ तरीके देते हैं, वी कैन सिलेक्ट elements, we can type, we can check if it contains, right। तो ये सब चीजें ही ज्यादा यूज होती है, एंड दैट वे एक एक रियल वर्ल्ड में यूजर क्या करेगा, इट विल विजिट अ पेज, राइट। तो cy डॉट विजिट दिस पर्टिकुलर पेज, राइट। मेक श्योर दैट दिस इज राइट बाय रीडिंग द टाइटल। सो इसको टाइटल नहीं, हेड, इस टेक्स्ट को पढ़ के हमने यहाँ पे, टाइटल को भी पढ़ के कर सकते हैं, यहाँ पे हमने टेक्स्ट को पढ़ के पक्का किया कि वी आर इन द राइट पेज। फिर उसके बाद एक यूजर क्या बोलेगा, फाइंड द इनपुट, टाइप समथिंग हियर, फिर हमने वो किया, हमने गेट किया इनपुट और टाइप किया, फिर गेट द बटन एंड क्लिक इट, हमने गेट किया, क्लिक किया, फिर फाइंड इफ देयर इज अ लिस्ट यूजिंग गेट, तो हमने ये लिस्ट ढूंढा, और फिर इसमें सर्च किया जो हमने नया बुक ऐड किया था। तो लेट्स सी, ये नया फाइल रन करके फिर हम साइप्रस टेस्ट रन करके देखते हैं। सो लेट अस रीरन द टेस्ट। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि टेस्ट बुक फ्रॉम साइप्रस 5 इन्होंने बना दिया हमारे लिए, ठीक है। नाइस, वेरी गुड। अब आपने देख लिया दोनों तरह का टेस्ट, कि हमने एपीआई टेस्टिंग भी कर लिया, हमने एपीआई टेस्टिंग भी कर लिया, और हमने यूआई टेस्टिंग भी कर लिया, दोनों चीजें हमने कर लिया। ग्लोबल हुक्स के बारे में हम देखेंगे फिर एडवांस टॉपिक जब सीखेंगे। अब हम स्ट्रेट अवे मूव करते हैं टू टेस्ट डबल्स, क्योंकि जितना मेरा एक्सपीरियंस मुझे बताता है, इवन सीनियर डेवलपर्स भी कई बार टेस्ट डबल्स में काफी कंफ्यूज हो जाते हैं। एंड मैंने ये जो प्रेपरेशन में जो मैक्सिमम टाइम स्पेंड किया, एग्जाम्पल लिखने में तो मुझे कम समय गया, लेकिन ये टेस्ट डबल्स के करेक्ट डेफिनेशंस और एग्जाम्पल्स ढूंढने में और लिखने में मेरा काफी टाइम स्पेंड हुआ। एंड आई होप कि आज के क्लास में आई विल बी एबल टू क्लैरिफाई यू कि ये टेस्ट डबल्स है क्या, ठीक है। तो आई विल गो थ्रू माय नोट्स, क्योंकि
मैं मेमोरी से शायद इतने अच्छे तरीके से नहीं समझा सकूं जितना सोच सोच के, ढूंढ ढूंढ के, रिसर्च करके लिखने में जो क्लैरिटी आई है ना, वो शायद मैं डायरेक्टली मेमोरी से बोलूँ तो उतना क्लैरिटी नहीं आए. So test doubles are any object in our test which we want to replace in test. कोई एक ऑब्जेक्ट या कोई भी एक चीज है हमारे टेस्ट में जो हम रिप्लेस करना चाहते हैं, उनके लिए हम टेस्ट डबल्स यूज करते हैं. A testing double looks like the real one, but its creator is under control of its behavior. ठीक है. अगर हम रियल में एक डेटाबेस से बातचीत कर रहे हैं तब तो वो डेटाबेस में जो होना है वो होगा, लेकिन अगर हम एक टेस्ट डबल यूज कर रहे हैं किसी तरीके से, वी आर फेकिंग दैट डेटाबेस, तो वी आर मोर इन कंट्रोल. Test doubles are used in lieu of external dependencies like database, web APIs, library, network, local host, etc. अगर हम उन्हें directly use नहीं करना चाहते हैं, उनके बदले हम उनके doubles को use कर सकते हैं. The intention is to minimize dependencies, कि बहुत ज्यादा, क्योंकि क्या होता है ना कि किसी कारण से हम डेटाबेस अगर काम नहीं कर रहा, फॉर एग्जांपल, या बहुत स्लो है या बहुत ज्यादा रिकॉर्ड्स है, तो we don't want our tests to be dependent on that particular bulky database, right? क्योंकि डेटाबेस का फंक्शनैलिटी टेस्ट करना जिन्होंने डेटाबेस बनाया उनका काम है, आपका नहीं. आपका काम है आपने जो कोड लिखा, आपके टीम ने जो कोड लिखा है, उसको टेस्ट करना कि आप डेटाबेस के सही मेथड्स को या एपीआईज को कॉल कर रहे हो या नहीं, आप सही पैरामीटर्स पास कर रहे हो या नहीं, आपको जितनी बार कोई एक एपीआई हिट करना है आप उतनी बार हिट कर रहे हो या नहीं, राइट? यू नीड टू टेस्ट योर एप्लीकेशन एंड नॉट द थर्ड पार्टी थिंग. थर्ड पार्टी टेस्ट करना उनका काम है, राइट? तो इस वजह से 5 टेस्ट डबल्स यूजुअली यूज होते हैं टेस्टिंग में: मॉक, स्पाई, स्टब, डमी और फेक. एक बड़ी गलती ज्यादातर ट्रेनर्स करते हैं कि दे यूज वन वर्ड मॉक फॉर एवरीथिंग. ये एक गलती सिखाने में होती है लोगों को. ज्यादातर यूट्यूब वीडियोस में आप देखोगे तो इस वजह से लोग बहुत कंफ्यूज्ड होते हैं कि उनके लिए सारी चीजें मॉक है. वो फेक भी एक मॉक है, डमी भी एक मॉक है, सब मॉक है. और जो लाइब्रेरीज है, टेस्टिंग लाइब्रेरीज, वो एक गलती करते हैं कि वो टर्मिनोलॉजीज में बहुत ओपिनियनेटेड है. आप अगर 10 अलग अलग लाइब्रेरीज देखें तो 10 में जो टर्मिनोलॉजी वो यूज करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल फेक बनाने के लिए भी जो हम फंक्शन यूज करेंगे जेस्ट में, दैट्स कॉल्ड अ स्पाई. स्पाई एक अलग चीज है, फेक एक अलग चीज है और मॉक अलग चीज है, स्टब अलग चीज है, डमी अलग चीज है. तो अगर हम इनके फंडामेंटल्स को अच्छे से समझ रहे हैं और इनका यूटिलिटी क्या है उसको हम बहुत अच्छे से अगर समझ जाते हैं, तो फिर लाइब्रेरी चाहे कुछ भी यूज करता हो, वो हमें ज्यादा फिर कंफ्यूज नहीं करेगा. तो देखिए, ये जो पांचों जो है उसका मैं एकदम शॉर्ट डेफिनेशन आप सबको बताता हूँ, एंड देन विल गो इन डेप्थ ऑफ ईच वन ऑफ देम. ठीक है? We still have 15 minutes remaining, and I really hope I'll be able to complete this particular section in the upcoming 15 minutes. So सबसे पहले डमी. आपको हो सकता है कि मैं जब डेफिनेशन पढ़ूं कुछ समझ नहीं आए, लेकिन इफ यू नो माय टीचिंग स्टाइल, मैं पहले एक बिगर पिक्चर देके फिर आई टेंड टू डाइव इनटू डिटेल्स. ओके? The dummy is used as a placeholder when the argument needs to be filled in. Stub, it provides fake data to the system under test. Spy records information about how the function is being used. Mock defines an expectation of how it will be used. It will cause a failure if the expectation is not met. Fake is an actual implementation of a contract, but is unstable for production, but it's very, very similar to the actual implementation. So we use test doubles when our object has indirect inputs, when our methods has indirect inputs, and when the tests are slow. Okay, then it's a very good
use case to use testables. So now let's go into depth of each of them with examples. Okay, with examples. And these examples are really nice for you to understand. I've written lots of comments so that you get my point. Dummies don't do anything in our test. They just fill the parameter list. If you cannot pass null for a parameter, you basically make a dummy object and pass that instead. A dummy is an object that is passed as a parameter. But the important thing is it does not do anything. It does not contribute anything to the function. But if not passed, the compiler will complain and it will fail. It is no functional piece in the test. So dummies are objects that our system under test depends on, but they are never used. Same चीज में अलग-अलग तरीके से अलग-अलग sources से लिए हुए हैं और आपको सब एक जगह मैं आपको दे रहा हूँ. And dummies, as the name implies, are simple objects that serve no real purpose other than being there because they are required whenever they are required. The purpose is that syntax requires it. अब हम देखते हैं example. एक cart object है, ठीक है? उस ऑब्जेक्ट का एक प्रॉपर्टी है टोटल आइटम्स, दूसरा प्रॉपर्टी है टोटल प्राइस. उसका एक मेथड है कैलकुलेट कार्ट समरी, जो कि एक आइटम्स का एरे एक्सपेक्ट करता है और एक अपडेट ऑफर्स करके कॉल बैक फंक्शन एक्सपेक्ट करता है. ये कॉल बैक फंक्शन जो है ये बेसिकली हमारे पूरे साइट वाइड जो ऑफर्स है उसको एवरी ऑर्डर के बाद चेंज करता जाता है. कुछ कस्टम लॉजिक उसमें लिखा गया है. और अगर हमने ये कॉल बैक फंक्शन नहीं पास किया तो इट विल थ्रो एन एरर की, क्योंकि ये कैलकुलेट कार्ट समरी जो है कार्ट ऑब्जेक्ट का, इट नीड्स दैट कॉल बैक फंक्शन. फिर उसके बाद हम आइटम्स जो पास किया गया है उसको हम एक्चुअल में यूज कर रहे हैं. तो उस कितने आइटम्स पास गए हैं उसके अकॉर्डिंग हम टोटल आइटम्स को अपडेट कर देते हैं. आई थिंक दिस कैन बी अ 0, इट डज नॉट नीड टू बी एन एरे. एंड टोटल प्राइस जो है वो उसको भी हम एक लॉजिक लिखा है हमने रिड्यूस मेथड, जिसको यूज करके वी फिगर आउट कि टोटल प्राइसेस कितने हैं हमारे कार्ट में जो ऑब्जेक्ट्स है उनके. और फिर हमें अपडेट ऑफर, ये हमारा ऑब्जेक्ट है, ये हमारा कोड है. फिर हम ये कॉल बैक फंक्शंस को ये कोड रन करता है विद द आइटम्स. ये एक साइड इफेक्ट है. एंड जब ये रन होता है तभी साइट वाइड हमारे ऑफर अपडेट होते हैं. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट इन द एप्लीकेशन, इसलिए इसको कंपलसरी बनाया गया है कि कैलकुलेट कार्ट समरी में अपडेट ऑफर्स कॉल होना चाहिए, नहीं तो साइट वाइड ऑफर्स अपडेट नहीं होंगे. पर हमारा जो सिस्टम अंडर टेस्ट है, अभी जो हम टेस्ट करना चाह रहे हैं, हम बस इतना ही टेस्ट करना चाह रहे हैं कि जब आप कैलकुलेट कार्ट समरी को प्रॉपर आइटम्स के साथ कॉल करो तो टोटल आइटम्स और टोटल प्राइस सही से अपडेट होना चाहिए. क्या पता अगर इस लॉजिक में कुछ गलती कर दिया हमने तो हमें कैसे पता चलेगा? मैनुअली टेस्ट कर सकते हैं, एक तरीका तो ये है, लेकिन हम इसको ऑटोमेटेड वे में टेस्ट करना चाहते हैं कि अगर हमने कैलकुलेट कार्ट समरी इन्वोक किया विद अ लिस्ट ऑफ आइटम्स, तो ये जो कैलकुलेशन हो रहा है ये सही हो रहा है. ठीक है, तो अब इसका टेस्ट देखते हैं. इस टेस्ट में क्योंकि ये कुछ कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा फंक्शनली, बट ये एक हार्ड रिक्वायरमेंट है, नहीं तो एरर आएगा, कंपाइलर आगे बढ़ने नहीं देगा हमें. तो यहाँ पे हमने क्या किया कि एक डमी अपडेट ऑफर्स कॉलबैक फंक्शन हमने बना लिया विच टेक्स इन आइटम्स एंड रिटर्न्स एन एम्प्टी ऑब्जेक्ट. सिंपल. और फिर ये टेस्ट आइटम्स डमी नहीं है, क्योंकि ये टेस्ट आइटम्स लिटरली हम यूज करने वाले हैं. इसमें इसकी फंक्शनैलिटी है, इसका काम है हमारे टेस्ट में, राइट? सो यहाँ पे हम फिर टेस्ट लिखते हैं कि इट शुड अपडेट टोटल इन द प्राइस टोटल. एंड उसके बाद हम एक्ट करते हैं. दिस हियर वी आर अरेंजिंग, राइट?
ये दोनों चीजें हो गई हमारे अरेंजमेंट्स, सेटअप जो बोलते हैं, अरेंज, अरेंज और सेटअप। फिर यहाँ पे हो गया हमारा एक्ट, कि हम एक्चुअल जो मेथड है उसको इन्वोक कर रहे हैं, ठीक है। और फिर ये हो गए हमारे असर्शंस, वी आर एक्चुअली चेकिंग कि सही से एक्सपेक्टेशंस मीट हुए हैं या नहीं हुए, ठीक है। तो यहाँ पे हमने अरेंजमेंट्स कर दिए, हमने एक डमी ऑफर बना दिया, हमने एक एरे ऑफ टेस्ट आइटम्स बना दिया, हमने ये अरेंजमेंट कर दिया। फिर हम जो एक्चुअल टेस्ट रन कर रहे हैं, सो वी आर कॉलिंग द कैलकुलेट कार्ड समरी इन कार्ड विथ टेस्ट आइटम्स एंड डमी अपडेट ऑफर्स। और फिर हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये जो कार्ट ऑब्जेक्ट है उसके टोटल आइटम शुड बी 3, क्योंकि 1 2 3 आइटम्स हमने भेजा है, और टोटल प्राइस शुड बी 60, क्योंकि 30 + 20 + 10 60 होता है। सो वी आर एक्सपेक्टिंग टोटल प्राइस टू बी 60, टोटल आइटम्स टू बी 3, लेकिन ये सब लिखने के लिए हमें इस डमी की जरूरत पड़ी, क्योंकि ये पैरामीटर में पास करना जरूरी था। सिंपल, डमी का कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर है ना। ये एग्जाम्पल बड़ा अच्छा है, इसलिए ये कॉन्सेप्ट तुरंत क्लियर हो जाता है। स्टब्स का हम डेफिनेशन पढ़ते हैं, डेफिनेशंस पढ़ते हैं कई अलग अलग एंगल से, सो दैट बिल्कुल दिमाग में बात बैठ जाए, एंड देन विल लुक इनटू अ वेरी गुड एग्जांपल दैट आई हैव फाउंड फॉर यू। Stubs are also one of the most commonly used test doubles. Stubs are used for returning values in a test. Stubs are used for returning values in a test. Stubs are responsible for handling indirect inputs to the application. If I am using an object that is stubs cannot return anything that you don't specify because they are not smart. They basically return any values we create. Stubs does not record the number of interactions they receive because that's not their job. Stub generates a predefined output. It may return a success, a failure, or an exception. ठीक है, बहुत सारे definitions हो गए. They will make more sense when you look at a really good example. तो ये हमारा example object है. Again a cart object. Delivery date इसमें null है, कुछ नहीं दिया हुआ हमने. फिर shipping service एक एक मेथड है हमारे ऑब्जेक्ट में, एक मेथड नहीं है, और ऑब्जेक्ट है हमारे ऑब्जेक्ट में, विच इज कॉलिंग फंक्शन कॉल्ड गेट डिलीवरी डेट बाय मेकिंग एन एपीआई कॉल. तो ऐसा अज्यूम कर लीजिए कि ये कोई एक एपीआई कॉल करता है थर्ड पार्टी सर्विस को, एंड वो सपोज शिप रॉकेट को वो सर कुछ एपीआई को कॉल करे, एंड डिपेंडिंग ऑन आइटम्स एंड सम क्राइटेरियाज वो एक डिलीवरी डेट हमें दे रहा है, जो कि वी कैन डिस्प्ले इन आवर वेबसाइट. So it's returning. So यहाँ पे we are just returning the current date so that we are able to replicate that. और फिर जो main जो हमारा system under unit है, that is set delivery date. So it takes in items and वो इसके जो delivery date है कार्ड के, है ना, उसको set करने के लिए it invokes our shipping service and makes that API request and sets the delivery date. So again, I have written nice notes here. Ki assume that get delivery date is an external source independent of our method. The API could return any date based on its own criteria for testing. And we can stub it to return a hard value of date. And we don't want to use third-party API for our testing because we are not testing the service. We are testing this particular unit of our application. So this is how your test would look like in action with a stubbed value. So look at it carefully, friends. Here, items are dummy, right? We looked at what are dummies in the last section. So because they don't play any role here, we just need to pass some items, right? So this is a dummy here. And we have created a copy of cart. We can use directly cart as well if we want to.
and we are creating a variable called date, which is the current date. Okay. Now, here you will see that the object inside the object, and the method, right? We are making it return a stubbed value using just.fn.mock return value. Again, this is why people get confused. Here, the testable that we are doing is called stubbing, but the name of the function that we are using is mock return value. So that's why it causes a bit of confusion, but it won't cause you any confusion now, because what it's doing is, in this object, it is replacing, just in the scope of this test, just for the purpose of this test, it is replacing this particular API call, and it is asking it to return this date that we have defined here. So now guaranteed we will get the date that is in this particular variable from wherever inside the test this function, this method is invoked. So inside cart, inside the shipping service object, inside the get delivery date, by making an API call method, what we are doing is we are mocking, we are stubbing the return value. Okay, so this thing is called stub, and we use this .fn.mock return value, and we can do that for any function. Okay, so we are making function return what we want, and then it's very easy to test that. If I set delivery test to dummy test items, then we are expecting our cart's delivery date to equal this particular date. Okay, so this is called, this type of doubling is called stubbing. Okay. Fakes. Let's quickly go through fakes. So fakes are objects. They are real objects, and they are actually working implementation, but take some shortcuts. They are not suitable for production, but they are very good for tests. Okay. Now let me give you a very simple example. That suppose one of our example object uses window.local storage. Now there are two problems. One, window object is not available to node. Second, local storage has a bit of overhead. It's a bit slow if there is a lot of thing going on. So we don't want us to depend on local storage. And since we are using just two methods, get item and set item, so what we can do is we can create a fake local storage. Okay. So what we are doing is we are faking this local storage, which is returning basically an object. It is returning an object with methods get item, set item, remove item, clear item. And in its closure, it has an empty object called store. Everything is manipulating that store. And so it's getting persisted that way. So we are simulating faking local storage, right? So this is a simple test that we can write that, and it's very similar. We are not changing anything here. We are just faking this window.local storage in the scope of our test. Let's look at mock really quickly. So mocks are similar to stub, but it's a bit interactive. We don't expect a value to be returned, but it's more concerned about the order of execution. So for example, we want to make sure that a particular method was called. Okay, so we use that for that, and it was called with the correct set of arguments. So when we want these kind of things, then we use mocks,
And again, it's confusing to some people because the method that is used to create mocks is spy on. So, but the concept is that you are trying to test that a particular method was called or not. And second, with what arguments were they called? Okay. So this is the purpose of mock. Spies are basically, spies are basically a combination of mocks and stubs. And when to use which test double, for that I have written here a couple of steps. You can go through them in your leisure time. And in case you have any questions, I'll be very happy to answer them in the next masterclass, which will most probably be regarding advanced testing concepts. Have a great week ahead. I hope this was useful.